डिटेल जानकारियां पहले से ना हो, क्योंकि हमने इसे काफ़ी ज़्यादा कवर किया है। लेकिन ये समिट चली 22 से लेकर 24 तारीख के बीच में, और इस बीच में हमने इस सेशन को कवर करने की कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार बाजी मार रहा था हमारा चंद्रयान। फिर हमने सोचा कि चलिए इसको पूरा हो जाने दीजिए, फिर तसल्ली से इसको कंक्लूड करते हुए ले लेंगे। कंक्लूड करते हुए हम लेने की और वजह भी जानते थे, और वो वजह ये थी कि इस बार ब्रिक्स का एक्सपेंशन होना था, ब्रिक्स का विस्तार होना था, और ब्रिक्स के विस्तार में हर देश चाहता था, जो संस्थापक सदस्य हैं ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, कि यहां पर लोग जुड़े और वोट बैंक जब बने तो किसी का पक्ष लेने का ज्यादा वोट मजबूत बने। चीन चूंकि इनमें सबसे ताकतवर, 5 देशों में से सबसे ताकतवर इकोनॉमी है, दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, उसका प्रयास था कि ऐसे लोगों को मैं यहां पर जोड़ूं ताकि कभी ब्रिक्स में वोटिंग वगैरह का सिस्टम पड़े तो चीन के समर्थन में वोटिंग ज्यादा हो सके। इंडिया ने इस कारण से ब्रिक्स में इंटरेस्ट लेना ही बंद कर दिया कि यदि तुम ऐसा करोगे तो हम ब्रिक्स में आएंगे ही नहीं। खैर, बहुत ज्यादा मान मनोबल के बाद में प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचते हैं तो इंतजार था कि पाकिस्तान को भी यहां पर मेंबरशिप में शामिल किया जाएगा। क्या किसी को मेंबरशिप दी गई है क्या? भाई साहब, 6 नए देश मेंबर बनाए गए हैं। पाकिस्तान तो फिर भी सुर्खियों में रहता है, कई ऐसे देश लिए गए हैं जिनकी कोई भी जानकारी दुनिया में लोगों को नहीं होगी। आप में से बहुत सारे लोग केवल नाम जानते होंगे सबकी राजधानी पूछ ली जाए तो भी आप कंफ्यूज हो जाओगे। ऐसे देशों को भी यहां पर ब्रिक्स के अंदर शामिल कर लिया गया है, लेकिन पाकिस्तान को किनारे कर दिया गया है। अपने आप में ये चीन की गजब बेइज्जती यहां पर हुई है। खैर कोई नहीं जी, चीन के साथ यहां पर एक और मजाक हुई। चीन वाले लोग अपनी भाषा को दुनिया में चलाए रखने के लिए अपना काफी बड़ा डंका बजा के रखते हैं, हाँ हम अपनी भाषा में बात करेंगे, अपने ही तरीके से रहेंगे, दूसरी भाषा पर कोई एक्सेप्टेंस नहीं होगा। मजाक ये हुई कि भाई साहब शी जिनपिंग जब चल रहे थे तो उनका जो दुभाषिया चलता है, ट्रांसलेटर चलता है, उसको साथ ही नहीं चलने दिया गया। बेचारे बीच में पलट पलट के देखते रहे। दिखाएंगे एक और सीन ऐसा था जिसने कि प्रधानमंत्री का ध्यान, पूरे देश का ध्यान प्रधानमंत्री की तरफ आकर्षित किया, मोदी जी की तरफ, जिसमें प्रधानमंत्री तिरंगे को जमीन पर गिरा हुआ देखकर चुपके से उसे उठाकर अपनी जेब में रख लेते हैं। यह दर्शाता है कि किस प्रकार से भारत उनके मन में पूरे टाइम चलता है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर काफी मीमबाजी हुई। इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि जिस रूस को रोकने का प्रयास किया गया, क्या उस रूस ने ब्रिक्स के मंच का उपयोग किया? जी हां, किया। रूस बाकायदा अपने विदेश मंत्री को सर्गेई लैवरोव को यहां भेजा, और इतना ही नहीं, खुद पुतिन भी भाई साहब सैटेलाइट के थ्रू ज्वाइन हुए। उन्होंने बाकायदा यहां पर रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि 18 महीने से चल रहे इस युद्ध को मैं खत्म करना चाहता हूं, लेकिन मेरी अपनी कंडीशन से है। खैर, इन सभी बातों को विस्तार से आज के सेशन में बताएंगे। तो चलिए, आपसे गुजारिश है जल्दी से इस सेशन को शेयर कर दीजिए, सभी साथियों को लाइव आने का इन्विटेशन भेज दीजिए और जानना शुरू करिए। चलिए देखते हैं क्या कुछ खास है। ब्रिक्स समिट 5 देशों का समूह, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, 5वीं शिखर सम्मेलन की बैठक, जिसके कारण से ये ट्रेंड पर आ गया। शी जिनपिंग भी ट्रेंड पर आए, कारण हमने आपको बताना है, आगे चलते हैं। 22 अगस्त से 24 अगस्त के बीच में जोहान्सबर्ग के अंदर, साउथ अफ्रीका के अंदर यह मीटिंग होनी थी। 5 राष्ट्र अध्यक्ष नहीं है यहां पर। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं सर्गेई लैवरोव, ये रूस के विदेश मंत्री हैं। बाकी 4 राष्ट्राध्यक्ष हैं, एक जो है यहां पर पुतिन के रिप्रेजेंटेटिव बनकर खड़े हुए हैं। ऐतिहासिक पल था तो कवरेज भी ऐतिहासिक थी। डॉक्टर एस जयशंकर साहब के द्वारा एक फोटो साझा की गई, जिसमें दिखाया गया कि प्रधानमंत्री मोदी साउथ अफ्रीका के अखबार में छपी हुई चंद्रयान की खबर को अगले दिन, यानी 24 तारीख के दिन, 23 को हमने चंद्रमा पर अपनी विजय पताका लहराई थी, और उसी समय 24 को वहां के अखबारों में छपी हुई खबर को ये ब्राजील के राष्ट्राध्यक्ष लूला को दिखा रहे हैं कि देखा, हमारी मीडिया कवरेज आ रही है, इंडिया ने या इसरो ने मुकाम रच दिया है। इसके बाद में बात निकल के आई कि ब्रिक्स का एक्सपेंशन हो या ना हो, इसको लेकर भारत ने साफ कहा कि हम एक्सपेंशन के पूरी तरह हिमायती हैं। ब्रिक्स के अंदर 5 सदस्य पहले से हैं, बाकी जितने भी सदस्य जुड़ते हैं हम समर्थक हैं। ऐसा कह करके प्रॉपर तरीके से ब्रिक्स समिट के विस्तार की चर्चाएं शुरू हुई। तो शुरू से शुरू करते हैं, प्रधानमंत्री की यात्रा से लेकर एंड तक क्या क्या हुआ। 22 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री टेक ऑफ होते हैं इंडिया से ब्रिक्स समिट में जाने के लिए। पहली ट्वीट उनके द्वारा यह आती है, भारत के द्वारा प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा, पीआईबी के द्वारा यह खबर दी जाती है कि प्रधानमंत्री वहां जाएंगे। साउथ अफ्रीका के बाद वो वहां से ग्रीस की यात्रा पर जाएंगे। तो यह प्रॉपर तरीके से जानकारी सूचना मंत्रालय के द्वारा भी दे दी जाती है। प्रधानमंत्री वहां पहुंचते हैं, उनका रेड कारपेट पर स्वागत होता है, वहां पर उनको वापस वहां से रिसीव करके ले जाया जाता है। उसके बाद में फिर प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। वाटर क्लूफ नामक एयरफोर्स बेस पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत होता है, और इंडियन डायस्पोरा के द्वारा भी प्रधानमंत्री का यहां पर स्वागत किया जाता है।
प्रधानमंत्री यहां पर जो भारतवंशी समुदाय हैं उनसे मुलाकात करते हैं, प्रॉपर तरीके से जोहान्सबर्ग के अंदर चंद्रयान 3 की खुशी को साझा करते हैं, प्रॉपर तरीके से जो इंडियन डायस्पोरा रह रहा है साउथ अफ्रीका में उनसे मुलाकात करते हैं। इसके बाद में ब्रिक्स बिजनेस फोरम के अंदर भी प्रधानमंत्री इंडिया के गौरव की गाथा को कहते हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री यहां पर साउथ अफ्रीका के साथ भी प्रॉपर तरीके की मीटिंग करते हैं। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री के द्वारा ट्रेड, डिफेंस और साउथ अफ्रीका के साथ इन्वेस्टमेंट को लेकर के द्विस्तरीय वार्ता की जाती है और उस वार्ता की तस्वीरें साझा की जाती हैं। इसके साथ साथ हमारे विदेश मंत्री ने रूसी विदेश मंत्री के साथ भी ब्रिक्स समिट में जब सब लोग आए हैं तो आपस में टेबल पर दोनों तरफ बैठ करके बातचीत की। यहां के आगे चलते हुए बात निकल कर आती है, न्यूयॉर्क टाइम्स कवर करता है कि ब्रिक्स ने अपने यहां पर एक्सपेंशन को अनुमति दे दी है, यानी कि ब्रिक्स के अंदर विस्तार होगा। विस्तार के अंदर किनको शामिल किया गया? तो अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, यूएई, सऊदी अरेबिया, इन 6 देशों को यहां पर इनवाइट किया गया कि आप भी ब्रिक्स के मेंबर बन सकते हैं। ब्रिक्स के मेंबर के अंदर इन 6 देशों के आ जाने के बाद संभवतया इसके नाम में परिवर्तन ना किया जाए, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि पहले जो ब्रिक्स बना हुआ है ये 5 देशों के पहले वर्ड से बना हुआ है। बाद में सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, यूएई, अर्जेंटीना, ईरान और इथोपिया, इन देशों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। तो ये देखने लायक होगा कि ब्रिक्स का नाम बदला जाता है या फिर यही रखा जाता है। ठीक है, इन 6 देशों को यहां पर शुरुआत में अभी एंटर कराया गया है। 1 जनवरी 2024 से ये परमानेंट ब्रिक्स के मेंबर बन जाएंगे। इनके शामिल होने से हो क्या जाएगा, इनके शामिल होने का महत्व क्या है, इसको सुन सकते हैं आप रामफोसा जी के द्वारा, जो कि साउथ अफ्रीका के राष्ट्राध्यक्ष हैं। ये बोल रहे हैं कि इन्होंने कौन से देशों को यहां पर इनवाइट किया है ज्वाइन करने के लिए। इस ज्वाइनिंग के साथ साथ ही पाकिस्तान पूरी तरह से निराशा में घिर गया, क्योंकि पाकिस्तान के अखबार आए दिन अखबार की हेडलाइन में ये छाप रहे थे कि हमारा चीन वहां जा रहा है, निश्चित ही हमें बुलाएगा। घनघोर बेइज्जती इस बात की हो गई कि बहुत छोटे छोटे देशों को इन्वाइट किया गया जो पाकिस्तान से भी तुलनात्मक रूप से इकोनॉमी में छोटे ही होंगे। इथोपिया जैसे देशों को यहां पर इन्वाइट कर लिया गया है, लेकिन पाकिस्तान के नाम तक का जिक्र नहीं किया गया है। इजिप्ट, जिसकी इकोनॉमी पाकिस्तान की तरह ही डामाडोल चल रही है, उस तक को यहां पर इनवाइट कर लिया गया है। पाकिस्तान को यहां पर इनवाइट नहीं किया गया है। यह अपने आप में एक डिप्लोमेटिक विन मानी जा रही है इंडिया के से कि इंडिया ने कहा कि नहीं होगा तो नहीं हुआ। तो ब्रिक्स ने अपने द्वारा इन 6 देशों को यहां पर ज्वाइन करने का इन्विटेशन दिया। अब बड़ा सवाल बना कि ब्रिक्स ऑलरेडी अपने आप में एक बहुत बड़ा संगठन था, इन 6 देशों के आने से क्या हो जाएगा? तो दुनिया की 30% इकोनॉमी का प्रतिनिधित्व अब यह देश कुल मिलाकर करने वाले हैं। ऐसा क्या होगा? देखिए, दुनिया के अंदर अगर जीडीपी के हिसाब से बात की जाए तो ब्रिक्स के सारे देशों की जीडीपी को अगर देखा जाए तो ब्राजील दुनिया में $2.8 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, रशिया भी $2.6 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, लेकिन इंडिया $4.25 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। चाइना वहीं $19.37 ट्रिलियन की इकोनॉमी होकर दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनकर बैठा है। साउथ अफ्रीका $399 बिलियन की इकोनॉमी है। इन सब में से बाकी 4 तो ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है, लेकिन साउथ अफ्रीका $1 बिलियन इकोनॉमी है। आपके दिमाग में प्रश्न बनेगा, इतने पावरफुल देशों ने फिर साउथ अफ्रीका को साथ में क्यों लिया? असल मायने में ये चारों की चारों देश जिनके नाम आपने सुने, ये अलग अलग कॉन्टिनेंट्स से हैं। जैसे भारत और चीन एक दूसरे एशिया कॉन्टिनेंट से हैं। रशिया यूरोप का प्रतिनिधित्व करता है, जो ब्राजील है ये साउथ अमेरिका का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन अफ्रीका का प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई देश नहीं था इस ग्रुप में। अफ्रीका के जो सबसे विकसित राष्ट्र था वो है साउथ अफ्रीका। इस तरह से इसको एक समावेशी ग्रुप के रूप में गठित किया गया। साउथ अफ्रीका के साथ साथ इन बड़े देशों का यह भी प्लान था कि भविष्य में साउथ अफ्रीका के अंदर इन्वेस्टमेंट का प्लान किया जाए। जिस तरह वेस्टर्न वर्ल्ड ने एशिया को अपने लिए एक मार्केट समझा, ऐसे इन देशों ने साउथ अफ्रीका समेत पूरे अफ्रीका को अपने लिए एक मार्केट समझा, इसलिए साउथ अफ्रीका को शामिल किया गया था। अभी भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अफ्रीका और साउथ अमेरिका इन 2 कॉन्टिनेंट पर बहुत फोकस रहा है। जैसे अर्जेंटीना बिलोंग करता है साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट से, इजिप्ट बिलोंग करता है अफ्रीका से, इथोपिया बिलोंग करता है अफ्रीका से, सऊदी अरेबिया एशिया से और यूएई भी एशिया से। एशिया के अंदर जो 2 देश शामिल किए गए हैं उनमें से यूएई और सऊदी अरेबिया अपने आप में पावरफुल इकोनॉमीज हैं, जिनमें से $1 ट्रिलियन इकोनॉमी सऊदी अरेबिया ही है। इस प्रकार से भारत समेत ये जो 5 ऑलरेडी देश थे ब्रिक्स के, इन्होंने
मार्केट के रूप में जिसे चूज किया है उन देशों को यहां पर सदस्य के रूप में इनवाइट किया गया है। ठीक है, कुल मिलाकर के अब 30% इकोनॉमी का या 30.76 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी का प्रतिनिधित्व यह सारे देश मिलकर के करने वाले हैं। पाकिस्तान की क्या हुई हालत? तो पाकिस्तान ने भाई साहब बड़ी रुचि दिखाई थी कि ब्रिक्स में उसे भी शामिल किया जाए। क्यों? क्योंकि हाथ में कटोरा आ रखा है, क्या पता ब्रिक्स में शामिल होने से उसकी मदद मिल जाए। तो भाई साहब यहां पर पाकिस्तान के अखबार लगातार खबर छाप रहे थे कि चाइना इनवाइट्स पाकिस्तान टू ज्वाइन ब्रिक्स डेस्पाइट इंडियाज अपोजिशन। ऐसा 23 अगस्त 2023 की डेली पाकिस्तान नामक अखबार ने खबर छापी कि चाइना ने पाकिस्तान को बुलाया है कि आइए ब्रिक्स में शामिल हो जाइए। लेकिन क्या चीन के बुलाने के बावजूद पाकिस्तान ज्वाइन करेगा ब्रिक्स? मतलब इनके अखबारों की भी आप जरा वो देखिए, लेवल देखिए कि अपने आप को कितना ज्यादा मतलब सेल्फ बोस्टिंग करके रखते हैं कि भाई साहब हमें तो बुलाया गया था, चीन ने बुलाया था कि आओ और ज्वाइन करो, ये तो हम ही हैं, सोच रहे हैं कि ज्वाइन करें कि ना करें। सोचते रह गए, लेकिन हो गई अखंड बेइज्जती। चीन कुछ ना कर पाया इनका, क्योंकि ब्रिक्स में भारत के प्रतिरोध के कारण पाकिस्तान को न्योता तक नहीं भेजा गया कि तुम्हें यहां पर मेंबर बनना है। फिलहाल के लिए आपको मालूम होना चाहिए पाकिस्तान में ना तो शहबाज शरीफ सत्ता में है, ना इमरान खान, उनकी जगह अनवर उल हक हैं जो पाकिस्तान के केयर टेकर पीएम के रूप में कार्य कर रहे हैं। खैर, फिलहाल के रूप में यहां से आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री ने बाकायदा अपनी तरफ से सारे देशों का वेलकम किया कि बोले हम तो पहले से ही समर्थक थे, सारे देश मिलकर आगे बढ़े, एक्सपेंशन के अंदर आगे बढ़े, हम इसका समर्थन करते थे। प्रधानमंत्री ने बाकायदा अपनी मीटिंग में इस बारे में कहा कि हम विस्तार का समर्थन करते हैं और हम तो डे वन से करते आए हैं। प्रधानमंत्री के द्वारा इस बारे में प्रॉपर तरीके से सबका हार्टिएस्ट वेलकम किया गया, ना केवल भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा बल्कि रूसी राष्ट्रपति के द्वारा भी किया गया, तो चीनी राष्ट्रपति के द्वारा भी वेलकम किया गया कि बहुत बढ़िया साहब, सब लोग आ गए। और मून मिशन, हम यहां पर प्रधानमंत्री मून मिशन का भी क्रेडिट दुनिया के सामने ले लिए कि देखा हमने क्या कर दिखाया है। जिनपिंग बोले कि नए सदस्यों का जुड़ना ऐतिहासिक है और हम इस विषय पर अपनी तरफ से बात रखना चाहते हैं। अब बात करते हैं रूस की। रूस ने क्या कहा साहब? शी जिनपिंग के बाद बारी आई रूस की, तो रूस की तरफ से पुतिन जो कि मतलब वर्चुअली यहां पर शामिल हुए थे, उन्होंने यूक्रेन वाला जो मुद्दा है उसे यहां पर उठा ही दिया। उन्होंने कहा कि देखिए रशिया यूक्रेन का जो कन्फ्लिक्ट है वो वेस्टर्न वर्ल्ड के द्वारा फैलाया गया युद्ध है, हमारा युद्ध नहीं है। हम तो 2014 से डोनबास रीजन में रह रहे यूक्रेन के अंदर रशियन लोगों का समर्थन कर रहे हैं। यूक्रेन के अंदर रह रहे पश्चिमी ताकतों के द्वारा हमारे रूसियों पर जबरदस्ती जो भी उनके ऊपर यातनाएं दी जा रही थी उसके बचाव के लिए हम लोगों ने समर्थन दे दिया। तो हम तो अभी भी कहते हैं कि यूक्रेन पर हमने वॉर नहीं किया है, हम तो यूक्रेन में जो हमारे हिमायती थे उनकी रक्षा करने के लिए पहुंचे हैं। ऐसी स्थिति में हम भी चाहते हैं कि हम रशिया यूक्रेन वॉर को समाप्त करें, लेकिन यूक्रेन की शर्त है कि रूसी सैनिक हट जाएं, तो ये तो उसकी केवल कपोल कल्पना ही रह जाएगी। यानी कि एक प्रकार से रशिया यूक्रेन वॉर पर बोले लेकिन कुछ नहीं बोले, ओवरऑल स्थिति जस की तस रह गई। इसके बाद में चर्चा आई, क्या प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के बीच में मुलाकात हुई? इसको लेकर के भी मीडिया में दो तरह के बयान आए। पहला बयान यह आया भारत की तरफ से कि पुतिन जो शी जिनपिंग है इनके साथ प्रधानमंत्री की जो मुलाकात है ये, अब आप अच्छा इस फोटो को एक बार ध्यान से देख लें, ये रहे मोदी जी, ये रहे शी जिनपिंग, इनके साथ एक तीसरा व्यक्ति आपको और दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये छोटा सा 1 सेकंड के लिए दिखाई देगा, ये देखिए पीछे आदमी दिखाई दे रहा है, ये ट्रांसलेटर है। ट्रांसलेटर यानी कि दोनों भाषाओं का अनुवाद करने वाला। मोदी जी हिंदी बोल रहे हैं, ये बंदा मंदारिन बोल रहे हैं, हिंदी और मंदारिन को ट्रांसलेट करने वाला जो व्यक्ति है वो साथ साथ चल रहा है, ठीक है ना। अच्छा, इस ट्रांसलेटर की भी गनी मजाक बनी, वो भी बताएंगे, लेकिन इससे पहले दोनों के बीच की बात बता दें तो साहब इस बात पर क्रेडिट छिड़ गया कि किसने बात करने के लिए इनिशिएटिव लिया। मोदी जी ने इनिशिएटिव लिया कि शी जिनपिंग ने इनिशिएटिव लिया? शी जिनपिंग, भारत की तरफ से बयान आया कि भाई साहब शी जिनपिंग की तरफ से आया था कि मीटिंग कर ली जाए आपस में बैठ करके। चाइना की तरफ से आया नहीं, इंडिया की तरफ से आया था कि मीटिंग कर ली जाए। अरे मीटिंग में करोगे क्या? मीटिंग में बात यह हुई कि लेह लद्दाख वाले रीजन से दोनों देश अपनी अपनी सेनाएं कम करेंगे। फिर भारत से पूछा गया कि बताइए भाई किसने इनिशिएटिव लिया था? तो भारत ने कहा कि डिप्लोमेटिक बातचीत की, दो तरफा बातचीत की बहुत दिनों से चीन की तरफ से डिमांड आ रखी है, उसी डिमांड की पालना में दोनों देशों के बीच मीटिंग हुई। एक जो कैमरे में कदम कैद हुआ जो स्टेप था वो आप देखें, ये शी जिनपिंग जा रहे हैं, इनका दुभाषिया दौड़ते हुए जा रहा है, देखिए जरा, यहां पर खड़े हुए बॉडीगार्ड ने इसे रोक दिया, जरा दोबारा देखें आप इसे। यहां पर शी जिनपिंग जा रहे हैं रेड कारपेट पर चलते हुए, इन्हें कुछ समझ में नहीं आता है, भाषा दूसरे देश की। ऐसी स्थिति
स्थिति में देखिए इनका ये ट्रांसलेटर है जो भगते हुए जा रहा है, इसको तुरंत इस बॉडीगार्ड ने रोक दिया। अब शी जिनपिंग इंतजार कर रहे हैं कि वो आएगा नहीं तो हम समझेंगे क्या। इधर की तरफ ये पलटकर देखते हैं कि यार वो बंदा कहां गया जो मेरे साथ आ रहा था। आगे आते हुए ये बीच में फिर रुक जाते हैं, अरे भाई साहब कहां हो, जरा दिखाओ तो सही, कहां चले गए। पीछे पलट के फिर देखते हैं, ये देखो पलट 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 पलट, नहीं पलटे, पलटेंगे, ये पलटे, है ना। पलटकर फिर देख रहे हैं कि भैया आए कि नहीं आए। पीछे से साहब चल के कोई भी इनके पीछे नहीं आ रहा था। कुल मिलाकर बात ये हुई कि शी जिनपिंग बड़े असहज महसूस हुए और ये असहजता जो है ये अखबारों की सुर्खियां बन गया। दुनिया भर के अखबारों ने इसे उठाया कि भाई साहब राष्ट्रपति के साथ में ऐसा हुआ, यानी प्रॉपर तरीके से जो ये तस्वीर है ये दुनिया में वायरल हुई और इस बारे में ये कहा गया। आप देख सकते हैं ये नेक्स्टा की छपी खबर है, ये रशियन टाइम्स की छपी खबर है। सब लोगों ने कहा कि शी जिनपिंग हुए असहज, क्योंकि उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था ना, क्योंकि उनका दुभाषिया जो ट्रांसलेटर है वो रोक दिया गया था। एक और चीज यहां पर वायरल हुई, क्योंकि कैमरे जब पूरे टाइम लग रहे होते हैं तो वो पूरी तरह से सब चीजों को ग्रैब करते हैं। ऐसे में ही एक कैमरे ने एक चीज और ग्रैब करी। आप यहां पर देख सकते हैं शी जिनपिंग समेत तमाम 5 देशों के नेताओं को यहां खड़ा होना था। खड़ा होते समय यहां पर प्रधानमंत्री की नजर तिरंगा पे रखी, तिरंगा पर पड़ी ताकि प्रधानमंत्री यहां पर खड़े हो सके। असल में क्या होता है ना, अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो 5 देश यहां पर अपने अपने लेवल पर सबके पहले से ही स्टिकर रखे हुए थे कि किस देश को कहां जाकर के खड़ा होना है। तो प्रधानमंत्री को जिस जगह खड़ा होना था वहां इंडिया का तिरंगा रखा था। प्रधानमंत्री ने तिरंगा उठाया और अपनी पॉकेट में रख लिया। बाकी देशों के भी यहां पर सिग्नेचर मार्क रखे हुए हैं, क्योंकि जब 5 देशों की फोटो खींचेगी तो उसमें बीच में ये खड़े होंगे, बगल में शी जिनपिंग खड़े होंगे, इधर की तरफ जो है वो लूला खड़े होंगे, इधर की तरफ सर्गेई लेवरोव खड़े होंगे। तो प्रधानमंत्री ने तिरंगे को जेब में रख लिया, ये भी कैमरे ने कैद किया, जो काफी ज्यादा इस विषय पर भी मीडिया के अंदर सुर्खियां आई। फाइनली जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन के साथ में ब्रिक्स समिट पूरी हो गई, और जब ब्रिक्स समिट पूरी हुई तो इसके अंदर सारी बातें निकल कर आई। पहला सवाल निकल कर आया कि सर क्या ब्रिक्स समिट के अंदर वो पैसे वाली बात हुई क्या, कि आने वाले समय में ब्रिक्स अपनी करेंसी लेकर आएगा। चर्चाएं शुरू हुई हैं कि हम लोकल करेंसी का उपयोग करेंगे। अभी कोई ब्रिक्स करेंसी के ऊपर कोई भी चीज निकल कर नहीं आई है। हाँ, लेकिन ब्रिक्स समिट के अंदर यह बात जरूर हुई कि यूएन के रिफॉर्म की बात की जाए, सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म की बात की जाए, क्योंकि भारत सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनना चाहता है। इस वजह से भारत अपनी बात को यहां पर रखते हुए कि यूएन में हम सब लोग मिलकर के सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म की बात करेंगे, यह बात मुद्दे के रूप में उठ करके आई। तो ऐसी स्थिति में क्या वाकई में रूस और चीन ने मिलकर के कोई भी वर्चुअल करेंसी बनाने की बात की क्या? तो यहां पर निकल करके आया सभी बैंकों के जो बैंक अध्यक्ष हैं ना, एक तरह से जो आरबीआई जैसे अपने यहाँ पे सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर्स हैं, उनसे कहा गया है कि आपस में एक पेमेंट सिस्टम जनरेट करने की शुरुआत करें, देखते हैं कि क्या प्रक्रिया हो सकती है। यानी डी-डॉलराइजेशन में एक कदम और आगे बढ़ने की बात आई। इसके साथ साथ बात हुई ब्रिक्स पेमेंट टास्क फोर्स की मैपिंग करने की, कि साहब ब्रिक्स टास्क फोर्स बनाई जाए, सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स को आपस में बैठक के लिए बुलाया जाए। इस प्रकार से सारी चीजें यहां पर निकल कर आई। प्रधानमंत्री फिर यहां से निकल करके ग्रीस के लिए रवाना हो गए। उम्मीद है सभी साथियों को यह पूरी की पूरी ब्रिक्स की जानकारी अच्छे से समझ